टी-स्टेक में आप सभी का स्वागत है। और टी-स्टेक में क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक लाइव के माध्यम से पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। ये मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो आप याद रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि आपको 2023 और 24 में क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक चाहे कोई भी क्लास हो, आपको एग्जाम देना है, तो उसकी तैयारी टी-स्टेक के माध्यम से आप पूरी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक सूत्रों की उत्पत्ति, हर एक उदाहरण, और इसी के साथ ही साथ में लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, जो कि बोर्ड को भी कवर करेगा और एडवांस लेवल पर भी एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एग्जाम को कवर करेगा। तो आप टी-स्टेक के माध्यम से अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स 2023-24। ठीक है, चलिए, इसका सबसे पहला चैप्टर है संबंध और फलन। कितना बढ़िया नाम है, संबंध और फलन। संबंध मतलब रिश्तेदारी है ना, फिर फलन की बात हम बाद में देखेंगे क्या है। तो ये दो पार्ट है इसके, संबंध तो ये हो गया, फलन तो फलन की बात बाद में करेंगे। पहले इसकी मीनिंग अच्छे समझ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेंगे, जिसको रिलेशन बोला जाता है, यानी कि रिलेशन यानी कि सीधी सीधी बात, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी मतलब हम बोलते हैं ना हमारे घर में कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। क्या हुआ, ये रिश्ता हुआ। सेम इसी प्रकार से किसी एक रिश्ते की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और वही पहला चैप्टर हमारा है, बड़ा मजेदार है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो एक तो भूमिका है। भूमिका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई कोई भी चैप्टर में इंटर करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। और बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दूं कि हमने जब 11th क्लास पढ़ा था, तो 11th क्लास में क्या था, सबसे पहला चैप्टर समुच्चय, और समुच्चय पढ़ने के बाद में फिर संबंध, और फिर उसके बाद फलन। तो जो 11th क्लास में पढ़ा उसी के आगे फिर हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। हमारे मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर हमने तो 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, अब क्या समझ में आएगा। तो मैं फिर बता दूं कि कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है, उसका संबंध अगर 11th क्लास से है तो उसका बेसिक पहले कराया जाता है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाया जाता है। अगर किसी से अगर नहीं बनता तो बन जाएगा, और अगर किसी से बनता तो पुरानी बातें रिवाइज हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा 60 में, और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है। तो आगे बढ़ते हम। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा संबंधों के प्रकार। पहला टॉपिक क्या है इसका, संबंधों के प्रकार। जिस प्रकार से चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, तो पहली एक्सरसाइज मिलने वाली है आपको 1.1 1.1 प्रश्नावली, जिसमें संबंधों के बारे में बात की जाएगी। दूसरी प्रश्नावली मिलेगी आपको फलनों के प्रकार 1.2, ये रहेगी सेकेंड एक्सरसाइज। तो संबंध भी हो गया और फलन भी हो गया। चलिए ठीक है, दो एक्सरसाइज हो गई यहां पर। थर्ड एक्सरसाइज है, तीसरी प्रश्नावली है फलनों का संयोजन। संयोजन, कंपोजिशन, यानी कि दो फलनों को मिला देना, मिलाने के बाद में इसका डायरेक्ट उससे क्या संबंध होगा। ठीक है, तो बातें ज्यादा डिटेल में हमें वहां पर समझ में आएगी, अभी ज्यादा हम बात ना करें, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, प्रॉपर तरीके से हम सिस्टमेटिक आगे चल रहे हैं। और उसकी व्युत्क्रमणीयता, उस व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, ये बात करेंगे 1.3 और द्विआधारी संक्रियाएं मतलब 1.4, एक्सरसाइज 1.4। और ये पूरा होने के बाद में विविध प्रश्नावली, क्या, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, प्रश्नावली, और विविध प्रश्नावली रहेगी 1.5। आपको मालूम है विविध प्रश्नावली क्या होती है, क्या होती है, पूरे चैप्टर का निचोड़। ये भैया बड़ी स्पेशल एक्सरसाइज होती है, और एक अच्छे खासे ठीक ठाक लेवल के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। पूरे एक्सरसाइज से, पूरे चैप्टर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज, और उसके एग्जाम्पल्स
और बेसिक कॉन्सेप्ट, और ऐसा मिला के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे, और लेवल के मतलब बोर्ड के लेवल के और उससे ज़्यादा लेवल के भी करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला नाम संबंध यानी कि रिलेशन। ठीक है, पहला काम क्या पढ़ना है हमें, पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। और फिर उसके बाद फलन पढ़ेंगे, तो उस पर अभी हम माथापच्ची ना करें, पहले संबंध को अच्छे से समझ लेते, फिर उसके बाद में फलन पर जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, मैंने लिखा संबंध। मुझे एक बात बताइए कि संबंध का नाम सुनते से ही आपके दिमाग में क्या बात आती है? हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या ए जो है और बी है, दो व्यक्ति है, अभय और बबलू, कुछ भी नाम दे दो इनको। क्या बबलू ए का भाई है? तो क्या अभय भी बबलू का भाई होगा? अगर मान लिया या दो लोग हैं, अभय और बबलू की बात न करें, तो हो सकता है कि अभय ये जो है बी, ए का कौन है, भाई है, और हो सकता है कि ये क्या है, इसकी बहन है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, इसकी ये बहन है और इसका ये क्या है, भाई है। तो संबंध होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दो अवयवों की जरूरत पड़ेगी, या दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, या दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, और इसी के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। संबंध जो होता है, जो संबंध होता है, वो संबंध होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। देखिए ध्यान देना इधर, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन इसका उपसमुच्चय होता है। कार्टिजन प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट। अब आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी कि सर हमें कार्तीय गुणन तो नहीं मालूम, और कार्तीय गुणन नहीं मालूम तो फिर संबंध कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल बात भी सही है। तो कार्तीय गुणन को पहले हमें समझना होगा, और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन होता है दो समुच्चयों के बीच में। किसके बीच में? दो समुच्चयों के बीच में होता है। दो समुच्चयों के बीच में मतलब सेट्स के बीच में होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक हमें समुच्चय की बातें नहीं मालूम रहेगी तब तक कार्तीय गुणन समझ में नहीं आएगा, और जब तक कार्तीय गुणन समझ में नहीं आएगा तब तक संबंध समझ में नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, चेन बनी हुई है यहां पर। तो हमें बिल्कुल सारांश में समुच्चय को समझना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, पूरा 11th क्लास पढ़ना चालू नहीं कर देंगे हम यहां पर, लेकिन थोड़ा सा जितनी हमें यहां पर जरूरत है उतनी बातों को हमें यहां पर समझना होगा। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, जिनने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा तो बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय नाम सुनते से ही सेट्स नाम सुनते से ही, अगर मान लिया जाए किसी को, एक एग्जाम्पल, किसी को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैथ्स से ही नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई आर्ट साइडर हो या ऐसा हो, या 12th क्लास से ही नहीं पढ़ा है, उनसे अगर हम पूछते हैं कि भाई समुच्चय क्या होता होगा, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है। और समुच्चय से अगर अनुमान नहीं लगाए तो सेट ये भी बड़ा पॉपुलर है। अरे महिलाएं जब दुकान पर जाती है, अपने लिए एक साड़ी खरीदती है, साड़ी खरीदने के बाद में उसका काम पूरा नहीं होता है, फिर उसके बाद में श्रृंगार की दुकान पर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, उस साड़ी की मैचिंग एक सेट तैयार करती है, और भी उसी से रिलेटेड सामान खरीदती है, उसी से रिलेटेड चप्पल या सैंडल खरीदती है। तो क्या करती है, उस साड़ी से रिलेटेड, साड़ी के मैचिंग का एक पूरा सेट तैयार करती है। क्या करती है, कुछ वस्तुओं को कलेक्ट करती है और सब मिला के क्या करती है, वो एक सेट तैयार करती है, और यही तो समुच्चय है। समुच्चय ही है। एक उदाहरण के तौर पर हम यहां पर बात करते, मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ संख्या है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसी कुछ संख्या है। इन संख्याओं को देख के आपके मन में क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये सम संख्याएं हैं।
क्या मैं इसको सम संख्या बोलूंगा तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल काम नहीं होगा। सम संख्या तो है लेकिन धनात्मक सम संख्या है, पूरी तरीके से मैंने इसको परिभाषित नहीं किया, तो मैं ये बोलूंगा कि अच्छा सम प्राकृत संख्या है। बिल्कुल सही है, सम प्राकृत संख्याएं है। मुझे एक बात बताइए कि मैंने अगर बोला सम संख्या है तो क्या पूरी तरीके से मैंने इसको दिखा दिया क्या? नहीं दिखाया, अभी तो कुछ कमी थी, क्योंकि सम संख्या तो ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, शून्य भी तो सम संख्या है और इससे आगे भी हो सकती है। फिर मैंने बोला कि सम प्राकृत संख्या है, तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सारी धनात्मक संख्याओं की बात की है, लेकिन अभी भी पूरी बात नहीं हुई है। कैसी बात नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12 के बाद में भी तो और सम संख्या आती है। तो मैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये बोल दूंगा कि सम प्राकृत संख्याएं जो क्या हो, जो 13 से छोटी है, 13 से छोटी है। हाँ मजा, 13 से छोटी है। मैंने अगर आपसे बोला कि बेटा आप एक काम करिए, यहां 100 बच्चे बैठे हैं, और मैंने बच्चों से बोला कि अच्छा एक काम करिए, ऐसी सम संख्या लिखिए जो प्राकृत भी हो, यानी कि सिंपल सी बात कि धनात्मक ही लिखना है। प्राकृत यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृत होती है, और सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित होती है। लेकिन जो 13 से छोटी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी का आंसर यही होगा, सभी के लिए ये सत्य हो जाएगा। तो मैंने तो परिभाषा दी थी यहां पर, इसकी क्या किया था? परिभाषित किया था, इसको मैंने परिभाषित करने की कोशिश की थी, यहां पर भी परिभाषित करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या मैंने सही तरीके से परिभाषित किया था क्या उसको? नहीं। हमें जरूरत किसकी होगी? सुपरिभाषित करने की। सुपरिभाषित, जब तक ये है सुपरिभाषित, अगर 1000 बच्चे बैठे हैं, मैंने अगर उनसे बोला तो 1000 के 1000 बच्चों का आंसर एक जैसा आना चाहिए, मतलब सभी के लिए ये बात सत्य होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे हम सुपरिभाषित। तो ये जो वस्तुओं का संग्रह है वो कैसा है, या संख्याओं का संग्रह है वो कैसा है? सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को ही तो समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित का होना आवश्यक है। अगर मैंने बोल दिया कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध बल्लेबाजों का नाम बताइए, यहां पर 10 लोग बैठे हैं, मुझे गारंटेड मालूम है कि 10 के 10 के आंसर अलग अलग होंगे। तो मैंने जो बोला है कि विश्व के 10 विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नाम बताइए या क्रिकेटरों के नाम बताइए, तो मैंने जो पूछा है वो सुपरिभाषित है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी की नजर में और कोई प्लेयर ज्यादा बेस्ट होगा, दूसरे की नजर में और कोई बेस्ट प्लेयर होगा। ठीक है, तो सुपरिभाषित करना ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब ध्यान देना इधर, पहली बात तो सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, सुपरिभाषित कर दिया भाई। इसके बाद क्या होना चाहिए? जो अवयव रहेंगे इनके बीच में अल्प विराम, यानी कि इस प्रकार का कामा लगा देना चाहिए, अल्प विराम लगा देना चाहिए। और जितने भी अवयव है या जितने भी सदस्य है इनको एक सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर देना चाहिए, ये नियम है इसके। और सारे जितने भी सर्पाकार कोष्ठक है ये पूरा एक क्या बन गया? एक समुच्चय बन गया, एक समूह बन गया, सुपरिभाषित समूह समुच्चय बन गया। तो इसको क्या किया जाता? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल 60 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बातें हो गई? ये जो है वस्तुएं या संख्याएं या जो भी है यहां पर वस्तुएं है, इनको बोला जाता है क्या? अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव।
या सदस्य भी बोला जाता है इसको, एलिमेंट्स या मेंबर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। और ये जो सदस्य है, सदस्यों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और पूरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा, किसी भी लेटर के द्वारा प्रदर्शित करो, इनके द्वारा, किसी के भी द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? बस ये बन गया समुच्चय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अवयव इसके अंदर है या नहीं है? मुझे एक बात बताइए कि 5 इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है? तो हमें यह बोलना पड़ेगा कि 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, लेकिन इसको प्रतीक रूप में ऐसा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा लगा दिया जाता है, और बिलोंग्स टू, और ये नहीं आई बात समझ में? एक चिन्ह होता है ऐसा जिसको बोला जाता है इप्सिलेंस। क्या बोला जाता है? इप्सिलेंस बोला जाता है। इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू बोल सकते हैं हम। तो अगर ये अवयव इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। अगर मान लिया जाए कि 8 है और ए के अंदर 8 है क्या? समुच्चय ए के अंदर 8 है क्या? है या नहीं है? ढूंढो ना। हाँ है ना 8, तो है तो फिर बोल देंगे हम बिलोंग्स टू, ऐसा बिलोंग्स टू बोल देंगे, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। याद रखना कि अवयव इसी साइड में होना चाहिए और समुच्चय इसी साइड में होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि ये इज बिलोंग्स टू 10, बिल्कुल गलत तरीका भाई। ये 10 के अंदर है क्या? नहीं, अरे 10 ए के अंदर है, ये तरीका गलत है। हम बोलेंगे 10 इज बिलोंग्स टू ए, 10 ये समुच्चय ए का अवयव है। तो इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना इधर। अब यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो संबंध और फलन है, जो ये 2 तरीके रहेंगे, तो संबंध और फलन में भी ये तरीके की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समुच्चय को परिभाषित करने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, या तो जिसको टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और इसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है? रोस्टर, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म जिसको बोला जाता है। और दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण, निर्माण रूप। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। अब कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये बात देखिए आप। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है, और समुच्चय कैसा है? 3 है ना। या तो ये कर देता हूं मैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा समुच्चय है। तो सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप क्या होता है? जो अवयव होते हैं उसको लिख दिया जाता है, उसके बीच में कामा लगा दिया जाता है, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा काम है। और जो समुच्चय निर्माण रूप है, इसी बात को अगर हमें लिखना है तो इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम। कैसा? 1 से लिख दो, यहां पर छोटा 1 से लिख दो, हमेशा 1 से ही लिखो, ठीक है। सचदेट लगा दो, मतलब 1 से लिख दिया, फिर 1 से का गुण बताना है, गुण बताना है, इसको सुपरिभाषित करना है कि भैया ये है क्या चीज। तो हम बोलेंगे कि 1 से क्या है? सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, संख्या है, कामा लगा दो। और जो कि जो 1 से है वो क्या है? वो क्या है? 10 या 10 के बराबर है, और ऐसा कोष्ठक बंद कर दो। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखना। अगर मान लिया जाए मेरे पास में ये इज इक्वल टू, ये क्या है? ये ई आई ओ यू है। मैंने क्या किया? ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ये छोटे अक्षर में स्वर लिखे हैं मैंने। हाँ बिल्कुल लिखे हैं। इसको अगर इस रूप में लिखाना है तो कैसे करेंगे हम? ए इज इक्वल टू
कोष्टक लगा दो सर्पाकार, एक से लिख दो और सचदेट लगा दो। देखिए यहां पर भी एक से लिखा है, यहां पर भी एक से लिखा है, चाहे कोई भी समुच्चय हो एक से सचदेट लिख दो। और फिर यहां पर लिखेंगे एक्स क्या है, तो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। छोटे 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 अक्षर में क्या है, स्वर है, बस। और ये लिख दिया हमने, ऐसा कितना आसान काम है। तो इस प्रकार से समुच्चय को प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से मैंने बोला था कि भैया कार्तीय गुणन होता है, कुछ न कुछ कार्तीय गुणन होता है, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें समुच्चय को समझने की आवश्यकता होती है। तो समुच्चय को कुछ हम यहां पर समझ चुके हैं, और ज्यादा जहां पर उससे रिलेटेड हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर और बातें हम समझते हुए चलेंगे। अगर समुच्चय हमें समझ में आ गया तो अब कार्तीय गुणन समझना बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए कार्तीय गुणन होता है दो समुच्चयों के बीच में, दो या दो से ज्यादा समुच्चयों के बीच में होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है ए, बी और सी, और दूसरा समुच्चय है b = 1 और 2। बात को समझना आप, दो समुच्चय है, दो समुच्चयों के बीच में कार्तीय गुणन होता है। और वो कैसे होता है, क्या होता है, इस बात को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तीय गुणन निकालना हमें, तो कार्तीय गुणन किसके किसके बीच में, दो जब तक समुच्चय नहीं रहेंगे कहां से निकालेंगे कार्तीय गुणन, दो समुच्चय के बीच में होता है, एक में भी होता है, वो कैसे होता है उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखना, कार्तीय गुणन को प्रदर्शित किया जाता है a गुणित b बराबरी से। a गुणित b का मतलब कैसा होता है, देखिए आप जरा ध्यान से समझना। कार्तीय गुणन का मतलब होता है कि मैंने एक समुच्चय बना दिया, इसमें एक समुच्चय बना दिया और इसी प्रकार से और एक समुच्चय बना दिया। चलिए दो समुच्चय बन गए मेरे पास, एक समुच्चय का नाम है ए और दूसरे समुच्चय का नाम है बी। ए के अंदर कौन से अवयव है, तो आप बोलेंगे कि ए, बी और सी है। और बी के अंदर कौन कौन है, तो 1 और 2 है ना, ए और बी। ए पहले लिखा है इसलिए मैंने इसको ए को पहले बनाया, और बी बाद में लिखा है इसलिए मैंने बी को बाद में लिखा। ए गुणित बी मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए भैया, ए का संबंध इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए का गुना इससे हो सकता है, ए का 2 से भी हो सकता है। क्या क्या संभावना है, सारी संभावनाएं लिख दो। बी का इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी का इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसे ही सी का इससे हो सकता है और सी का इससे हो सकता है। मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि कोष्टक लगाएंगे, ए का संबंध पहले 1 से, तो a, 1 और a, 2, ये का काम खत्म। अब b के सभी अवयवों से b, 1 और b, 1 और b, 2, और सेम इसी प्रकार से c का भी दोनों से c, 1 और c, 2। और हो गया क्या खत्म, हाँ हो गया ना, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। कितने हो गए, मुझे एक बात बताइए कि इसमें कितने अवयव है, तो 3 है, इसमें कितने अवयव है, तो 2 है। तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ध्यान देना, इधर वही कहानी जो समुच्चय वाली कहानी है ना, वही कहानी है चलेगी संबंध में भी और फलन में भी। हमेशा जो समुच्चय के नियम है वही नियम संबंध में चलने वाले हैं, वही नियम संबंध में चलने वाले हैं, वही नियम फलन में भी चलने वाले हैं। और जहां जहां कुछ कुछ परिवर्तन आएगा वो हम परिवर्तन पर बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर हमने क्या बोला था
कि ये क्या कहलाते, इसके अवयव कहलाते हैं। भाई समुच्चय में ये क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो कार्तीय गुणन के जो अवयव होते हैं वो ये वाले होते हैं। कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हुए। तो अगर अवयव की संख्या कितनी आएगी तो हम पहले ही बता सकते कि इसमें 3 अवयव है और तीनों अवयव का इनके दोनों अवयव से संबंध होगा, तो 6 अवयव हो गए। देखिए 6 अवयव दिख भी रहे आपको। अगर मान लिया जाए कि इसमें 10 अवयव है और इसमें 5 अवयव है, अगर मान लिया जाए इसके अंदर 10 अवयव है, इसके अंदर 5 अवयव है, तो कुल कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि 10 गुणित 5, 10 गुणित 5 कर दो और कितना हो गया 50। ऐसे 50 अवयव आपको मिलेंगे। आई ना बात समझ में। तो इसको बोला जाता है कार्तीय गुणन। लेकिन याद रहे, इसको हम अगर ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते कि ए गुणित बी इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ए कामा बी सच दैट, मतलब ये मैंने लिखा है टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप में लिखा है। इसी बात को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसा लिखेंगे भाई, ये जोड़ी में है ना, जोड़ी में है ये। और आपने जोड़ी में विशेषता देखी कि इसका जो पहला अवयव है ना, पहला जो अवयव है किसका अवयव है, ये का अवयव है। जो पहले लिखा हुआ है वो किसका अवयव है, ये इज बिलोंग्स टू ये। और जो बाद में जो लिखा है देखिए ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 कौन से समुच्चय में है, बी में है। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि जो भैया हमने जो बाद में लिखा है वो बी इज बिलोंग्स टू बी, और ऐसा कोष्टक बंद कर दो। तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते, कितना आसान काम है। कार्तीय गुणन जोड़ियों में आता है, और जोड़ियों में कैसा आता है, ए कामा बी। ये क्या है भाई, तो पहले समुच्चय के अवयव है, बी कौन है तो दूसरे समुच्चय के अवयव है। बस इतनी सी बात है। अब देखना, अगर मैं पुनः बी क्रॉस ए करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई। कैसा सिंपल सा काम है, बी कौन है, ये वाला, और ये कौन है, ये। बी से इधर की ए की ओर जाओ। देखिए एक का संबंध ए से, एक का संबंध बी से, एक का संबंध सी से, बिल्कुल सही है। फिर 2 का ए से, फिर 2 का बी से, ठीक है, उल्टी बात कर रहे हैं हम, और फिर 2 का सी से। तो ऐसा हो जाएगा इधर से इधर की ओर। तो सेम इसी प्रकार से यहां पर भी लिख सकते, देखिए एक का ए से, एक का बी से, एक का सी से, फिर 2 का एक से, 2 का ए से, फिर 2 का बी से, और फिर 2 का सी से, और ये बन गया बी क्रॉस ए। इसमें भी अवयव की संख्या कितनी रहेगी, तो इसमें 2 अवयव है, इसमें 3 अवयव है, तो 2 गुणित 3 तो 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। दोनों का आपस में गुणा कर दो तो आपको अवयव की संख्या पता चल जाएगी। तो इसको बोला जाता है कार्तीय गुणन। अगर मुझे बी क्रॉस ए को समुच्चय निर्माण रूप में अगर प्रदर्शित करना है तो क्या लिखूंगा मैं, ए कामा बी। सुनिए ध्यान देना इधर, ए कामा बी। जहां पर क्या है, जो पहले लिखा है वो कौन है, 1 1 1, किसको बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है। तो हम बोलेंगे कि ए इज बिलोंग्स टू बी, और बी इज बिलोंग्स टू ए। आई ना बात समझ में, और कोष्टक कर दिया हमने बंद। तो अभी हमने कार्तीय गुणन भी समझ लिया भाई कि कार्तीय गुणन क्या होता है, समुच्चय है और कुछ समुच्चय है तो उसके बीच में क्या होता है, कार्तीय गुणन भी इस प्रकार से होता है। अब कार्तीय गुणन के बाद में आगे की कड़ी को हम देखते हैं, तो आगे बात आ जाती है किसकी, संबंध की। संबंध जो होता है वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है। किसका,
किसका? कार्तीय गुणन का। तो अब इस बात को हम यहां पर समझते हैं कि संबंध है क्या मामला। ठीक है, अब ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, और दूसरा समुच्चय है बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, इतना बड़ा ना करके छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। और b इज इक्वल टू है हमारे पास में एक समुच्चय, और वो कैसा है? ए बी सी डी। चलिए, दो समुच्चय है मेरे पास में, और ये दोनों समुच्चय में कुछ संबंध है, कुछ रिश्तेदारी है, कुछ एक दूसरे का कुछ ना कुछ नाता है, और वो नाता क्या है इस बात में हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक समुच्चय है मेरे पास ए और दूसरा समुच्चय है बी। इसका नाम दे देता हूं मैं ए है, और इसका नाम क्या है? बी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया एक संबंध है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? एक संबंध है, रिलेशन है, और वो संबंध है ऐसा लिखा जाता है, ए से बी की ओर, ऐसा। आई बात समझ में? संबंध है ए से बी की ओर। अगर मुझे इनके बीच में कार्तीय गुणन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखिए, 1 2 3 4, और यहां पर है ए बी सी और डी। इसका संबंध है इससे, इसका संबंध है इससे, इसका संबंध है इससे, और इसका संबंध है इससे, बस। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका संबंध इससे है भैया। जरूरी नहीं है कि सबका सबसे हो, एक का ए से भी, बी से भी, सी से भी और डी से भी, वो तो होता है कार्तीय गुणन। मतलब कार्तीय गुणन में सब कुछ ले लिया जाता है, एक का ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, फिर दो का ए में भी, बी में, सब में, ये होता है कार्तीय गुणन। संबंध क्या होता है? इसमें से कुछ कार्तीय गुणन का कुछ भाग। तो कैसा है? आर इज इक्वल टू, देखिए आर इज इक्वल टू, इसके अनुसार संबंध क्या बन रहा? देखिए, एक का ए से है, दो का बी से है, और तीन का सी से है, और चार का भी सी से है, और डी बेचारा बच गया। डी का किसी से कोई संबंध ही नहीं था, तो छोड़ दिया, छूट गया वो। कहने का मतलब ये आपको दिया जाएगा कि भैया संबंध किस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहे, ये संबंध दिया जाएगा किसका किससे किससे संबंध है। अब उसको निरूपित कर दो, तो ये मैंने निरूपित कर दिया यहां पर, इसको बोला जाता है संबंध। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास में कोई एक समुच्चय है, कौन सा? 1 2 3, और B इज इक्वल टू है A और B। ठीक, तो इसका कार्तीय गुणन क्या क्या हो सकता है? कार्तीय गुणन क्या क्या हो सकता है? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि 1 कामा A हो, 1 कामा B हो, है ना, 1 का A से भी, B से भी, और 2 कामा A हो, और 2 कामा B हो, 3 कामा A हो, और 3 कामा B हो। ये क्या है? कार्तीय गुणन है। और कोष्टक बंद। 6 हो गए 3, और इसमें 2 अवयव है, 3 गुणित 2 मतलब 6, आपको 6 दिख रहे हैं। अगर मुझे इसके उप समुच्चय बनाना है, अब आ गई बात संबंध पर। अगर मुझे इसके उप समुच्चय बनाना है तो कितने बनेंगे उप समुच्चय? तो थोड़ा सा हमें समुच्चय पर जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है, और समुच्चय सपोज करें कि ए और बी है। इसके उप समुच्चय कितने हो गए? कितने हो गए? तो आप बोलेंगे कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? एक तो रिक्त हो सकता है, खाली कोई समुच्चय है ही नहीं, तो रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो स्वयं है ए और बी, ए भी जो स्वयं है ए और बी, ए भी क्या होता है?
प्रत्येक समुच्चय का स्वयं उपसमुच्चय होता है, और एक ए हो सकता है और एक बी हो सकता है। तो कितने समुच्चय उपसमुच्चय हुए? 4। और इसका एक फार्मूला होता है कि उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, इस बात को याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? बराबरी से 2⁻n, जहां n क्या है? n समुच्चयों में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में किसी समुच्चय में 3 अवयव है सुनिए, ध्यान देना, मुझे एक बात बताइए कि किसी समुच्चय में 3 अवयव है, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? तो इसके बनाए जा सकते 2⁻3, तो कितना हो गया? 2⁻3, तो 8, तो 8 उपसमुच्चय बन सकते हैं। मेरे पास में एक समुच्चय है P = 2, 4, 6, 8, 10 और ये समुच्चय है। मुझे एक बात बताइए कि इसके अगर मैं उपसमुच्चय बनाना चाहूं तो कितने बनेंगे? तो 2⁻1, 2, 3, 4, 5, 2⁻5 = 32। 32 उपसमुच्चय बन सकते हैं इसके। तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? तो इसके उपसमुच्चय बनेंगे 2⁻1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने बनेंगे? 6, यानी कि 64। इसका तो मतलब यह हुआ कि मुझे कार्तीय गुणन के अगर उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उपसमुच्चयों की संख्या बता पाएंगे। नहीं, यहां तक बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके जो नोट्स है ना, अभी स्लाइड्स आएगी, फिर वहां पर नोट कराएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अभी जस्ट इसको बेसिक समझिए, फिर उसके बाद में जो स्लाइड्स आएगी वहां से आप इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। अब ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि हमें ये मालूम ही नहीं है, हमें ये मालूम ही नहीं है, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, हमें केवल ये मालूम है कि ए और बी 2 समुच्चय है और इसमें ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है। समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है, इसकी संख्या ज्ञात करना है। क्या होगा? सपोज करें कि एन ए का मतलब क्या है? नाम सुना है? एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। सपोज करें कि इसके अंदर जो अवयव है वो कितने हैं? अभी तो 3 है, मान लिया जाए कि m अवयव है, और जो b है b में अवयवों की संख्या कितनी है? अभी तो 2 है, अगर मान लिया जाए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n है, तो a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 2⁻m × n, जहां m क्या है? एक में, जहां n a = क्या है? m है, एवं n b = क्या है? n है। तो आपके पास अगर 2 समुच्चय दिए हुए तो उसमें कार्तीय गुणन में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोल सकते हैं कि 2⁻m × n होगी, और ये बन जाता है एक फार्मूला। और मुझे एक बात बताइए कि जो a क्रॉस b होता है ना, इसी के तो उप समुच्चय को संबंध बोलते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अतः संबंधों की संख्या वही होगी जो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या है। a क्रॉस
बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। आ रही बात समझ में? उप समुच्चयों की संख्या, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सारांश में आपसे बोला जाएगा कि भैया ए में एक समुच्चय है, ए में 4 अवयव है और बी में 2 समुच्चय है, बी में 5 अवयव है। तो ए और बीच के बीच में कितने संबंध हो सकते हैं? आर, सच दैट ए से बी, मतलब संबंध, आर मतलब रिलेशन, कितने संबंध हो सकते हैं ए से बी में? तो आप बोल सकते हैं कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 raised to the power 4 into 5, तो इज इक्वल टू 2 raised to the power 20। इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है भाई? अब परिभाषा पर आ गए हम। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? तो कार्तीय गुणन होगा, अगर मान लिया जाए कि, अब देखिए कैसे फटाफट समझ में आएगा। ए और बी क्या है? 2 अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब, अरे भाई उसमें अवयव होना चाहिए कुछ ना कुछ, खाली नहीं होना चाहिए। अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तब 2 समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उन क्रमागत युग्मों का समुच्चय होता है जिसके प्रथम निर्देशांक ए के अवयव तथा द्वितीय निर्देशांक बी के अवयव होते हैं। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया ए क्रॉस बी अगर निकालना है हमें, जहां पर ए भी एक समुच्चय है, बी भी एक समुच्चय है, तो बड़ा आसान सा काम है। ए गामा बी लिख दो और यहां पर सच दैट लगा दो। ये बता दो कि ये क्या है, तो ये जो है वो ए को बिलोंग करता है, यानी कि ए के अवयव है। और जो बाद में लिखा है वो बी है, तो बी किसको बिलोंग करता है? बी को बिलोंग करता है। बस इस बात को आपने ऐसा लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ऐसा हो गया। अभी यहां पर देखना, ये तो यहां लिखा हुआ है, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको दिखा देते हैं। माना ए बराबरी से कोण ए कामा बी है और सी बराबर से क्या है? 2, 4 और 6 है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्रॉस सी। चलिए ठीक है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए का 2 से, 4 से, 6 से, 2 का सॉरी ए का 2 से, ए का 4 से, ए का 6 से, और 2 का बी का ए से 2 से, और बी का 4 से, और बी का 6 से। ये हो गया कार्तीय गुणन। याद रहे कि ये पहले लिखा है तो ए के पहले अवयव जो रह गए वो पहले पहले रह गए, और बी सी बाद में लिखा है तो सी के अवयव बाद बाद में रह गए। तो ये हो गया कार्तीय गुणन। सिंपल काम है। चलिए ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या के पहले आप ये लिखिए कि संबंध क्या होता है। संबंध होता है उप समुच्चय कार्तीय गुणन का। बस कार्तीय गुणन जो है ना, वो संबंध होता है उसका उप समुच्चय। कार्तीय गुणन का मतलब क्या? अरे भाई इसमें से कुछ अवयव ले लो। देखिए ये संबंध हो गया, केवल इतने को ले लिया तो ये संबंध हो गया, ये दोनों को ले लिया तो एक संबंध हो गया, हो सकता है कि ये तीनों को ले लिया तो एक संबंध हो गया, हो सकता है कि इसको और ये दोनों को ले लिया आपने तो एक संबंध हो गया। तो ऐसे संबंध हो सकते हैं, ऐसे संबंध हो सकते हैं। तो ऐसे जो कार्तीय गुणन है इसमें से कुछ अवयव को ले लिया आपने तो वो क्या बन जाएगा? एक संबंध बन जाएगा। अब संबंधों की संख्या कितनी होती है, तो ये बात हम समझ चुके हैं कि अगर मान लिया जाए ए में जो अवयव है, मान लिया जाए कि ए के अंदर कितने अवयव है, कितने अवयव है, तो आप बोलेंगे कि m अवयव है। और बी के अंदर एक समुच्चय है बी, उसके अंदर कितने अवयव है? n अवयव है।
क्लियर? चलिए ठीक है। तो ए क्रॉस बी में यानी कि ए का बी के साथ कार्तीय गुणन करेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी? देख लो भाई, इसमें 2 अवयव है, इसमें 3 अवयव है, तो 2 गुणित 3 कितना हो गया? 6। तो 1 2 3 4 5 6। कितना आसान काम है, ठीक है ना? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इनमें जो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? m इंटू एन होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। और यदि ए क्रॉस बी में इतने अवयव है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो 2 m इंटू एन। इसके अगर मैं उप समुच्चय बनाना चाहूं तो कितने होंगे? एक उप समुच्चय का उदाहरण देखिए आप, एक उप समुच्चय का उदाहरण देखिए। मान लिया जाए मेरे पास में एक समुच्चय है ए बी और सी, इसके उप समुच्चय बना रहा हूं। उप समुच्चय की संख्या पहले ही बता सकते हैं आप कितनी आएगी? 2 मतलब 8। कितनी? 8 मतलब 2 की घात 1 2 3 3, तो कितना हो गया? 8। 8 उप समुच्चय होगी इसके। देखिए एक तो 5 होता ही होता है। अब मैं क्या करता हूं, अकेले अकेले को लिख देता हूं, अकेले अकेले को लिख देता हूं, ठीक है? अकेले अकेले को लिख दिया। अब 2 2 को लिख देता हूं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए सी हो सकता है और बी सी हो सकता है कि नहीं? और सारे के सारे ए बी और सी। आप बोलेंगे कि नहीं बी ए भी हो सकता है। गलत। अरे ए बी लिख दिया ना, ए बी लिख दिया तो बी ए को क्यों लिखेंगे आप? आपको मालूम है समुच्चय में कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता है। अरे क्या कर दिया? हाँ, तो इसके जो उप समुच्चय हो गए इतने हो गए, देखिए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुए कि नहीं उप समुच्चय? तो ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लिया जाए कि ए के अंदर कितने अवयव है? m अवयव है, और बी के अंदर कितने अवयव है? n अवयव है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने अवयव होंगे? तो आप बोलेंगे कि m इंटू एन हो गए। और ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि 2m इंटू एन होगी। और ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय होते हैं उसी को तो संबंध बोला जाता है। तो ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? 2m इंटू एन। ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, तो ये बात यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म होंगे और इसमें उप समुच्चय की संख्या 2m इंटू एन होगी। ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध होगा, जितने भी उप समुच्चय होंगे सब संबंध होगा। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी 2m होगी। तो ये आप बराबर प्रॉपर तरीके से आपके नोट से बनते जाना चाहिए। सारी बातें जो मैं यहां पर बताते जा रहा हूं इसको आपको नोट करना है, ठीक है? चलिए, अब संबंध का डोमेन, रेंज, ठीक है? ये क्या होता है? पहली बात, मैं इस बात को फिर से लिख रहा हूं, मैं संबंध का प्रांत, क्या? पहले सबसे पहले प्रांत, और प्रांत को ही डोमेन बोला जाता है, ये बात याद रखो, ठीक? और दूसरा होता है परिसर, या तो हाँ सह प्रांत लिखता हूं मैं, सह प्रांत, जिसको बोला जाता है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक? और तीसरा होता है परिसर, परिसर, और परिसर को बोला जाता है रेंज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इस बात में को हम यहां पर समझते हैं।
तीनों चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं। यहां पर दो ही लिखी है, यहां पर एक आ जाएगा सह प्रांत, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन। तो याद रखना, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर, और कोडोमेन मतलब ये नाम है और पॉपुलर नाम है। आपको प्रांत डोमेन मालूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, दोनों चीजें तीनों चीजें मालूम होना चाहिए। अब ध्यान देना इधर, एक मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं। मान लिया जाए कि मेरे पास में ए में कुछ अवयव है, एक समुच्चय है और समुच्चय में ए के अंदर कुछ अवयव है। ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इतना है, ई है, ई तक है। ठीक है ना, कहाँ तक है, ई तक है। और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, बहुत बड़ा उदाहरण ना समझिए, हम छोटे से ही बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक समुच्चय है मेरे पास और इसी प्रकार से और एक समुच्चय है। इस समुच्चय का नाम ए है और इस समुच्चय का नाम बी है। क्लियर हो गई बात। अब देखना, ए के अंदर जो अवयव है 1 है, 2 है और ये 3 है, और बी के अंदर जो अवयव है वो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। कोई समस्या? काय की समस्या होगी इसमें? कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, जस्ट मैंने ये ऐसा लिखा ही है यहां पर। अब ध्यान देना इधर, अगर एक का संबंध है ए से, हाँ ठीक है, बढ़िया काम है। 2 का संबंध है सी से और 3 का संबंध है डी से, या तो फिर ऐसा कर देता हूं मैं, ऐसा कर देता, 3 का संबंध है किससे, सी से। क्लियर? अब आर सच दैट ए से बी, क्या मतलब हुआ इसका? आर का मतलब हो गया रिलेशन, आर का मतलब हो गया रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध। आई बात समझ में? ये जो आर प्रदर्शित कर रहा, किसको प्रदर्शित कर रहा? संबंध को प्रदर्शित कर रहा। और कैसा संबंध है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किधर से किधर है। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ कि एक ए है और एक बी है, बी जो है ए के पिताजी है, तो बी से भी ये भी पिताजी हो गए क्या? अरे कैसे हो गए? ये तो बेटा है इसका या बेटी है। तो संबंध की डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का संबंध है तो आप इधर से इधर थोड़ी पिता बोल सकते। तो संबंध का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिधर से जिधर जाना, ए से बी की ओर जाना है तो तीर का भी चिन्ह ऐसा ही रहेगा। एक से ए से बी की ओर तीर का चिन्ह लगा है, तीर का चिन्ह यहां लगा दो तीर का चिन्ह, या तो यहां भी लगा सकते आप, ऐसा भी लगा सकते थे तीर का चिन्ह, ठीक है ना, बीच में भी लगा सकते हैं। ये जो है ये पहले समुच्चय को प्रदर्शित करता है और बी जो है वो बाद वाले समुच्चय को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज जाएगा 1 का ए से संबंध, 2 का सी से संबंध और 3 का भी सी से संबंध है। ये हो गया। अब आर का प्रांत, प्रांत यानी कि डोमेन, डोमेन क्या होगा? बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है। इसके अवयव जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। देखिए, इसके जो अवयव रहेंगे वो प्रांत कहलाएंगे, 1 2 3। ठीक है। अब सहप्रांत, आर का सहप्रांत, सहप्रांत मतलब कोडोमेन। ये भी बड़ा सिंपल काम है। कैसा सिंपल काम है? इसके जितने भी अवयव रहेंगे वो सारे के सारे कोडोमेन होंगे। कौन कौन? ए बी सी डी और ई। ठीक है। आर का परिसर,
यानी कि रेंज किसकी, आर की, बराबरी से। इसके ऐसे अवयव बाद वाले के जो इससे संबंधित है, इसके रिश्तेदार है, इसके जो रिश्तेदार है ना, वो वाले संबंध परिसर हो गए। ठीक है, रिश्ते संबंधी रहेंगे। जो रिश्तेदार नहीं है वो संबंध नहीं होगा, वो परिसर नहीं होगा। इसके कौन कौन रिश्तेदार है, एक का ये है, दो का सी है और तीन का सी है, ये इनके रिश्तेदार है। तो जो परिसर होगा वो क्या होगा, ए कामा सी। बस अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा होता तो, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ऐसा मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसमें कुछ अवयव ऐसे है कि जिसका इससे कोई नाता नहीं है, जैसे बी, डी और ई, इनका इससे कोई नाता नहीं है। जिससे संबंध है उसको परिसर बोल दिया, और सबको बोल दिया सहप्रांत बोल दिया। इनका जिससे इससे नाता है उसको प्रांत बोल दिया, और जिसका नाता नहीं है उसके लिए क्या शब्द है, तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से भाई, इसके जितने भी अवयव है सबको क्या बोल दिया आपने, प्रांत। इसके जितने भी अवयव है सारे अवयव को क्या बोल दिया, सहप्रांत बोल दिया। ऐसे अवयव जिनका इनसे संबंध है, तो इसके ऐसे अवयव जो इससे जुड़े हुए हैं, जिससे रिश्तेदारी है, उनको परिसर बोल दिया। और ऐसे अवयव जिनका इससे रिश्ता है, लेकिन कुछ अवयव ऐसे हैं कि जिनका इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो 1, 2, 3 और 4 को क्या बोलेंगे भाई। 1, 2, 3 तो प्रांत हो गया, अब ये 4 भी अगर आ गया जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसके लिए कोई नाम में समय नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता दूं, जो संबंध है ना, संबंध को पढ़ रहे हम फलन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, और जब फलन बनता है तब ऐसी स्थिति कभी आती ही नहीं है कि इसमें कोई अवयव ऐसा बच गया जिसका उससे कोई नाता नहीं है। इसके जितने भी अवयव रहेंगे हर किसी का उससे संबंध रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए उसका कोई नाम ऐसा नहीं दिया है। तो ये बात याद रहे। तो इतनी बात आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और इसी बात को परिभाषा के रूप में भी यहाँ लिखा है कि माना आर ए से बी में, मतलब ये ऐसा आर, ऐसा भी इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए से बी। इतनी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ए से बी में संबंध है, तब आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमागत युग्मों के प्रथम अवयव को आर का डोमेन कहलाता है। जैसे आर अगर इक्वल टू आपने लिख दिया A1 B, B2 B3 और C4, क्या बोल रहे हैं, आर के डोमेन कहलाता है। ये जो ये कहलाएगा ना, ये पहले वाले अवयव, ये डोमेन कहलाएंगे। मतलब ये ऐसी स्थिति है ए बी सी, और इधर क्या है 1 2 3 4, मतलब ए का 1 से, बी का 2 से, और बी का 3 से, और सी का 4 से, और इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 5 भी है, ऐसा है। आई बात समझ में। संबंध कैसा, ए का 1 से है, बी का 2 से है, बी का 3 से भी है, और सी का 4 से है, और 5 का किसी से नहीं है भैया। ठीक है, अब देखना, फिर से अब पढ़ूंगा तो सब समझ में आने वाला है। देखना, माना ये आर, सुनिए, माना आर ए से बी में संबंध है तथा आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमागत युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय आर का डोमेन कहलाता है। आर में जो पहले लिखे हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डायग्राम से समझ सकते तो ये डोमेन कहलाएगा, ये सारे अवयव इसके। जबकि आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमागत युग्मों के द्वितीय अवयव, यानी कि ये वाले, यानी कि
जो जिनका इनसे रिश्ता है, ये इसका भी रिश्ता है, इसका भी रिश्ता है, इसका भी रिश्ता है, इसको कहलाता है परिसर या रेंज। रेंज कहलाता है। अतः डोमेन इज इक्वल टू ए और रेंज इज इक्वल टू ए। और परिसर, परिसर इसके सारे अवयव, वो क्या सॉरी सह प्रांत क्या कहलाएगा, इसके सारे अवयव। बस इतनी सी बात है। क्लियर? अरे ए बी सी मतलब इसके सारे अवयव प्रांत, इसके सारे अवयव सह प्रांत, और जिनकी इससे रिश्तेदारी है तो उसके अवयव जो इससे कनेक्ट है वो वाले अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। बस इतना सा काम है। ठीक है। अब संबंधों के प्रकार, अब यहां से हो जाएगा 12th स्टार्ट। मतलब अभी तक जितनी भी बातें की थी ना, मालूम है, अभी तक जितनी भी बातें की थी सारी 11th क्लास की बातें। मतलब 11th क्लास का एकदम 2 चैप्टर तैयार, मतलब इतने कम समय में इतना सारांश में हमने पढ़ा। 2 चैप्टर का निचोड़ किया हमने, एक तो समुच्चय का भी और दूसरा संबंध का भी। अब संबंधों के प्रकार है, और ये यहां से हमारा 12th क्लास स्टार्ट होता है। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलने वाले। अब देखते हैं हम संबंधों के प्रकार।